जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी मंथली करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है, सीतामढ़ी में 3 जैन तीर्थंकर की मूर्तियां जो हैं वो स्थापित की गई हैं और ये किया गया है कल्याणक महोत्सव के अवसर पे। ठीक है, कल्याणक महोत्सव के अवसर पे 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं सीतामढ़ी में। कल्याणक महोत्सव जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है 24वें और लास्ट जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म को कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाते हैं जैन लोग। तो सीतामढ़ी में 35 फुट ऊंची मूर्तियां जो हैं वो स्थापित की गई हैं और ये मूर्तियां जैन के 3 तीर्थंकर की हैं, जिसमें भगवान आदिनाथ, भगवान मल्लीनाथ और भगवान नमीनाथ स्वामी। तो इन तीनों लोग की मूर्तियाँ जो हैं वो स्थापित की गई हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी इसलिए भी फेमस है क्योंकि देवी सीता का जन्म स्थान है ये, यहाँ पे देवी सीता का जन्म यहाँ पे हुआ था। और ये मूर्तियाँ सीतामढ़ी के श्री मिथिलापुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं सीतामढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। तो सीतामढ़ी में स्थित है जानकी टेम्पल, और जानकी टेम्पल जो है वो बर्थ प्लेस है माता सीता का, और जानकी टेम्पल के पास प्रेजेंट है जानकी कुंड। उसके अलावा सीतामढ़ी में देवकुली है, जिसको हम देवकुली के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे एंशियंट शिवा टेम्पल प्रेजेंट है और यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम पे जो है मेला लगता है। और ये कहा जाता है कि जो देवकली है वो द्रौपदी का बर्थ प्लेस था। उसके बाद है हालेश्वर स्थान, और यहाँ प्रेजेंट है हालेश्वर नाथ टेम्पल, और हालेश्वर नाथ टेम्पल बनवाया था विदेहा के राजा ने। और सीतामढ़ी में ही है पंथ पकार, और पंथ पकार जो है ये रूट था, माता सीता जब अयोध्या जा रही थी तो इसी रूट से गई थी। उसके बाद है बगही मठ। बगही मठ जो है वो एक हिंदू मॉनेस्ट्री है और यहाँ पे 108 रूम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे वर्शिप और यज्ञ किया जाता है। उसके बाद है पुपरी। पुपरी फेमस है बाबा नागेश्वर नाथ टेम्पल के लिए, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। उसके अलावा सीतामढ़ी में गुराल शरीफ भी है, जो कि मुस्लिम्स के लिए एक सैक्रेड प्लेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। तो रिसेंटली बिहार की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो MBBS कोर्सेज अब हिंदी में स्टार्ट करेगी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, और बिहार ऐसा करने वाला दूसरा स्टेट बन जाता है आफ्टर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी MBBS कोर्सेज हिंदी में लॉन्च किए गए हैं और अगले साल से बिहार में भी MBBS कोर्सेज जो हैं वो हिंदी में चलेंगे। और इसको लाने का जो मेन उद्देश्य है वो है हिंदी को प्रमोट करना, और हमारे बिहार में लगभग 85,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार ने 6ठा रैंक हासिल किया है पेशेंट के डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने में। तो ये डाटा जारी किया है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने 25 जून 2024 को, और इस डेटा के अंतर्गत कहा गया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, उन्होंने जो है डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया है लगभग 14.16 मिलियन पेशेंट्स का। ठीक है, 14.16 मिलियन पेशेंट का जो है डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है बिहार के हॉस्पिटल्स के द्वारा। वहीं इस लिस्ट को टॉप किया है यूपी ने। यूपी में टोटल 99.20 मिलियन पेशेंट जो हैं उनको डिजिटली रजिस्टर किया गया है। अगर बात करें रीजनल रैंकिंग की, तो बिहार के पटना ने टॉप किया है, और बिहार में सबसे लोवेस्ट रैंक मिली है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट को। तो पटना ने टॉप किया है और सबसे लोवेस्ट है शेखपुरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो ये योजना 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत 20 से 25 साल के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कुछ सहायता राशि, कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे 2 साल तक के लिए। यानी 2 साल तक जो है हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। और इसका लाभ वही यूथ ले सकते हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल है और उन्होंने अपना इंटर किया हो, और इंटर के अलावा उन्होंने कोई ऊंची और डिग्री हासिल न की हो। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है, या उनके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, या उन्होंने एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत उनको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और बिहेवियरल स्किल्स में। तो ये ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी है, बिना इस ट्रेनिंग के उनको इस भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार के संपूर्ण अभियान कैंपेन के बारे में। तो बिहार में ये कैंपेन 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जाएगा, और ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पॉलिसी कमीशन के द्वारा। और इस कैंपेन के अंतर्गत वेरियस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को टारगेट किया गया है। इस कैंपेन का उद्देश्य है कि हेल्थ के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए और जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए, उनके न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, और सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में।
तो नेशनल लेवल पे 26.2% जो पॉपुलेशन है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं बिहार में ये परसेंटेज 31.1% है। चाइल्ड के न्यूट्रिशन में नेशनल लेवल पे 18.8% है, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल या उससे कम है उसमें 18.8% बच्चों को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं बिहार में ये परसेंटेज 21.8% है। इसका मतलब बिहार जो है वो बच्चों के न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहा है। उसके बाद है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के मामले में बिहार और नेशनल डाटा दोनों सेम है, 18.8%, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे 18.8% महिलाओं को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी बच्चों के टीकाकरण के संबंध में। तो जो नेशनल परसेंट है वो है 29.4% और बिहार में है 28.6%। तो बिहार में नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है। तो बिहार सरकार को चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी ड्यूरिंग बर्थ। तो नेशनल एवरेज है 79.4% और बिहार का एवरेज है 71.5%, यानी बिहार में 71.5% लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बात करें अगर हेल्थ इंश्योरेंस की, तो जो नेशनल परसेंटेज है वो 78.6% है, वहीं बिहार में ये परसेंटेज 71.5% है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तो इसका मतलब कि हेल्थ के इंश्योरेंस के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी पीने का साफ पानी। तो इसमें जो नेशनल एवरेज और बिहार का एवरेज है दोनों सेम है, केवल 9.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको ही साफ पानी मिलता है। तो यहाँ नेशनल और स्टेट लेवल दोनों को जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों ये डाटा जो है वो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो रिसेंटली ओम बिरला जी दूसरे बार बने हैं लोकसभा के स्पीकर। हमारे संविधान का आर्टिकल 93 कहता है कि जो लोकसभा होगी वो चूज़ करेगी 2 मेंबर्स को, एक होगा स्पीकर और दूसरा होगा डिप्टी स्पीकर। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अभी तक टोटल 16 लोगों द्वारा लोकसभा स्पीकर की पोस्ट हेल्ड की गई है और जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लोक स्पीकर थे लोकसभा के वो थे बलराम झाकर, और ये 9 साल और 329 दिन रहे लोकसभा के स्पीकर। बात करते हैं वुमेन स्पीकर्स के बारे में। तो मीरा कुमार पहली ऐसी महिला थी जिनको लोकसभा का स्पीकर चुना गया था और 15th लोकसभा के टाइम पे इनको स्पीकर चुना गया था और 2009 से लेकर 2014 के बीच में ये लोकसभा की स्पीकर रहीं और ये बिलोंग करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी के बारे में। तो रिसेंटली बनेरघट्टा बायोलॉजिक पार्क जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, यहाँ पे साउथ इंडिया का पहला और इंडिया का सबसे बड़ा लियोपार्ड सफारी स्टार्ट किया गया है और इसका इनॉग्रेशन किया कर्नाटका के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने। और ये जो सफारी है वो 20 हेक्टेयर के लैंड में फैला हुआ है और यहाँ पर लेपर्ड्स की डिफरेंट वैरायटी को शो किया जाएगा। और ये जो बायोलॉजिकल पार्क है यहाँ पे सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट है। लेपर्ड जो है वो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है और साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है। वहीं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में ये शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट न्यूज़ है कपिल देव के बारे में। तो रिसेंटली कपिल देव जी को नियुक्त किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं कपिल देव और इनके पहले HR श्रीनिवासन थे। तो इनकी जगह पे अब कपिल देव बने हैं गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। बात करें गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की, तो गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अभी जो टाइटल है वो है टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, क्योंकि टाटा स्टील जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। और इस गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था 2006 में और 1997 से 2006 के बीच में इसका नाम था इंडिया PGA गोल्फ टूर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट इंटरनेशनल सोलर एलियांस। तो रिसेंटली पराग्वे ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर एलियांस और पराग्वे 100th मेंबर हो गया इंटरनेशनल सोलर एलियांस का। और इंटरनेशनल सोलर एलियांस को 2015 के COP21 के मीटिंग में जो कि पेरिस में कंडक्ट किया गया था, इसको इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर फाउंड किया था। और इंटरनेशनल सोलर एलियांस का जो मेन एम है वो है सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में प्रेजेंट है। टोटल 119 देशों ने इसको साइन किया है और 100 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया है। वहीं स्पेन जो था वो 99th मेंबर था और अब 100वां मेंबर बन गया है पराग्वे। बात करें इंटरनेशनल सोलर एलियांस के मेन गोल्स की, तो सोलर टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करना और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको सपोर्ट करना और बदलते हुए मौसम से फाइट करना और रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, यानी जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको COP21 के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा। अभी तक जितनी भी COP21 की मीटिंग हुई है उसमें सभी डिटेल आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रीडम एज ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में।
तो रिसेंटली ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया बिटवीन साउथ कोरिया, यूएस और जापान। तो साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच में फ्रीडम एज नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई साउथ कोरिया के जीजू आइलैंड पे, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना, क्योंकि रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, जिसके तहत उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर नॉर्थ कोरिया या रशिया दोनों पे कोई भी एक देश आक्रमण करता है तो ये दोनों देश जो हैं वो उस पर मिल के आक्रमण करेंगे। तो इसी को देखते हुए जो है साउथ कोरिया ने ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया है, और इसमें पार्टिसिपेट किया साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने। कई एरियाज़ हैं जिन पे इस एक्सरसाइज का मेन फोकस रहा, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम इंटरडाक्शन, डिफेंसिव साइबर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने अटेंड किया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग, और ये मीटिंग कंडक्ट की गई अस्ताना में 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। और जो मेन फोकस रहा इस मीटिंग का वो रहा रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन, बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। बात करें कौन कौन से देश एससीओ के मेंबर्स हैं, तो करेंटली 9 कंट्रीज़ हैं जो एससीओ की फुल मेंबर हैं, जिसमें इंडिया, इराक, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। बात करें इंडिया और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध की, तो इंडिया ऑब्जर्वर है 2005 से, और इंडिया 2017 से फुल मेंबर है। बात करें इंडिया के इंटरेस्ट की, तो इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो है एंटी टेररिज्म, यानी टेररिज्म से फाइट करना, इसीलिए इंडिया के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया गया है। बात करें एससीओ का गठन कब हुआ, तो इसको संघाई में इस्टेब्लिश किया गया 2001 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के द्वारा। तो 2001 में संघाई में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, और आदित्य L1 ने अपना पहला हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है सन और अर्थ के अराउंड, यानी जो L1 पॉइंट है, लैग्रेंज 1 पॉइंट, उसकी एक रोटेशन पूरी कर ली है। तो उस एक रोटेशन को पूरा करने में लगता है 178 डेज़। तो इस रोटेशन को पूरा कर लिया है आदित्य L1 ने। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, और 6 जनवरी 2024 को इसका हेलो ऑर्बिट इंसर्शन हुआ था, यानी ये हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था। बात करें अगर लैग्रेंजियन पॉइंट की, या लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो सन और अर्थ दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल है, तो उस ग्रेविटेशनल पुल के बीच का जो पॉइंट है उसको हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे सन और अर्थ दोनों की जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। एक तरीके से सन की भी ग्रेविटी और अर्थ की भी ग्रेविटी, दोनों की ग्रेविटी जो है वहाँ हल्की थोड़ी कम रहती है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा, ना वो सन की तरफ खिंच जाएगा और ना ही वो अर्थ की तरफ खिंच जाएगा। और लैग्रेंज पॉइंट जो ये नाम है, ये नाम दिया गया है इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैत्री एक्सरसाइज के बारे में। तो मैत्री एक्सरसाइज जो है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा और थाईलैंड की आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। ये मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट किया जाएगा थाईलैंड के टाक प्रोविंस में। इसका जो पिछला एडिशन था वो 2019 में कंडक्ट किया गया था मेघालय उमरोई में। वहीं इसका जो पहला एडिशन था वो 2006 में कंडक्ट किया गया था। तो 2006 से जो है मैत्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है बिटवीन थाईलैंड एंड इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में। तो इनके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, और उसके तहत कहा गया कि इंडिया का जो पावर्टी रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी 2011-12 में जो इंडिया की पावर्टी रेट थी वो 21% थी। वहीं 2023-24 में इंडिया की जो पावर्टी रेट है वो 8.5% है। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया कि जो क्रोनिक पावर्टी है उसमें हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में और लोग पावर्टी का शिकार हो सकते हैं। और इस रिसर्च में इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डाटा यूज़ किया गया था पावर्टी को मेज़र करने के लिए। इसके अलावा इस रिसर्च में तेंदुलकर कमेटी का डाटा भी यूज़ किया गया था। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, यानी जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में, 2011-12 में 24.8% पावर्टी थी, वहीं अब जो है 8.6% पावर्टी है। वहीं अर्बन एरियाज़ में भी हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है, 13.4% से 8.4% हो गया है। इसके अलावा कुछ और रिसर्च पहले कंडक्ट की गई थी, जैसे SBI के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें कहा गया कि जो रूरल पावर्टी है वो 7.2% है, वहीं जो अर्बन पावर्टी है वो 4.6% है। SBI के अलावा रंगराजन और देव कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, और इसमें कहा गया था कि 2022-23 में इंडिया की जो पावर्टी रेट है वो 10.8% है,
और नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है वो 5% है। और इस रिपोर्ट के तहत पॉवर्टी का कॉज बताया गया कि 3.2% लोग जन्म से ही पुअर हैं और 5.3% जो लोग हैं वो अपने लाइफ के एक्सीडेंट्स की वजह से पुअर हैं। तो इस रिपोर्ट में इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डाटा यूज़ किया गया था 2011-12 का और 2022 से 24 का डाटा। बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, तो ये स्टार्ट हुआ था 1956 में एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा भी फंड प्रोवाइड किया जाता है। और ये इंडिया की ओल्डेस्ट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉट प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ई सांख्यिकी पोर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया है ताकि रियल टाइम इनपुट प्रोवाइड किया जा सके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनको, और साथ ही साथ इसका लाभ जो है पब्लिक के द्वारा भी लिया जा सकता है। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि रियल टाइम डाटा इनपुट प्रोवाइड किया जा सके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो कोई रिसर्च की फील्ड में लगे हुए हैं या आम पब्लिक भी अगर डाटा देखना चाहे तो वो देख सकती है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉम्प्रहेंसिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सके और लोगों तक डाटा जो है वो पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के नेट ज़ीरो ट्रांजिशन प्लान के बारे में। तो हमारी कंट्री का एम है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी बन जाएं, और ये टारगेट सेट किया गया था COP26 की मीटिंग में। और इस प्लान को फॉलो करने के लिए नीति आयोग के द्वारा जो है 6 डेडिकेटेड मल्टी सेक्टोरल कमिटीज़ का गठन किया गया था। और इसी के अंतर्गत इंडिया का कुछ पंचामृत क्लाइमेट एक्शन टारगेट है, जिसमें पहला टारगेट है कि 2030 तक जो इंडिया का 50% इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से लिया जाए, यानी 2030 तक 50% जो इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगा। दूसरा टारगेट है 2005 के कंपैरिजन में जो कार्बन की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, और लगभग 45% से रिड्यूस किया जाएगा 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। तीसरा टारगेट है कि 2.5 से 3 बिलियन टन का एक कार्बन सिंक बनाया जाएगा, और ये कार्बन सिंक बनाया जाएगा फॉरेस्ट और ट्रीज़ को प्लांट करके लगा के। इसके अलावा एक मास मूवमेंट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और इसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो एमिशन करने वाली कंट्री बन जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ किंगस्टोन ओवल स्टेडियम बारबाडोस में 29 जून को, और ये मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया, और विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच और इन्होंने 76 रन बनाया 59 बॉल्स में। इस वर्ल्ड कप में टोटल 20 कंट्रीज़ द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और टोटल 55 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे जसप्रीत बुमराह, और सबसे ज़्यादा रन बनाया रहमानुल्लाह गुरबेज ने, ये अफगानिस्तान के हैं, इन्होंने 281 रन बनाए। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लिए फजल हक फारूकी ने और अर्शदीप सिंह ने। फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के हैं, अर्शदीप सिंह इंडिया के हैं, और इन दोनों लोग के द्वारा 17 विकेट लिए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, जो कि एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, और ये हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर के पेमेंट्स में, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो पेमेंट होता है उस पेमेंट के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया गया है ताकि 2 कंट्रीज़ के बीच में ईजिली पेमेंट हो सके। और प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो इनिशिएटिव है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का, और ये एग्रीमेंट 30 जून 2024 को बेजल स्विट्जरलैंड में साइन किया गया, और इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के कई बैंक शामिल थे जैसे इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कहा गया कि इंडिया के यूपीआई का भी यूज़ किया जाएगा, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको संभालती है हमारी NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करें फ्यूचर एक्सपेंशन की, तो इंडोनेशिया भी आगे चल के इसका मेंबर बन सकता है, और प्रोजेक्ट नेक्सस का मेन एम ये भी है कि वो ग्लोबल रीच कर सके, यानी आसियान कंट्रीज़ और इंडिया के अलावा भी ये बाकी कंट्रियों तक पहुंच सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कुछ इंपॉर्टेंट बुक रिलीजेस के बारे में। तो रिसेंटली मनोज बाजपेयी के ऊपर एक किताब लिखी गई है पीयूष पांडे जी के द्वारा, जिसका टाइटल है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी कुछ किताबें रिलीज़ की गई हैं जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू के ऊपर हैं। तो M वेंकैया नायडू के 75th बर्थडे के अवसर पे ये किताबें रिलीज़ की गई हैं, जिसमें पहली किताब है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, और इसको लिखा है श्री S नागेश कुमार ने, एंड ही वॉज द फॉर्मर रेजिडेंट एडिटर ऑफ द हिंदू। और जो सेकंड किताब है वो एक फ़ोटो क्रॉनिकल है, इसका टाइटल है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री M वेंकैया नायडू एज 30th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
और ये फ़ोटो क्रॉनिकल कंपाइल किया है डॉक्टर IV सुब्बा राव ने, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तीसरी किताब जो है वो एक पिक्टोरियल बायोग्राफी है और ये तेलुगु में है। इसका टाइटल है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू। न्यूज़ है 50 ईयर ओल्ड ट्री टू रिसीव हेरिटेज स्टेटस। तो देखिए, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया है और उसके तहत जो पेड़ 50 साल या उससे पुराने हैं उनको एक हेरिटेज स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए एक स्पेशल सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और उस स्पेशल सर्वे के तहत जो 50 ईयर्स से पुराने पेड़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी भी फॉर्म की जाएगी जो उन पेड़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। और सभी पेड़ों पे जो 50 ईयर से पुराने होंगे उनके ऊपर एक टाइप का QR कोड लगाया जाएगा और उस QR कोड से आप इजीली पता कर सकते हैं कि वो पेड़ कितना पुराना है या उस पेड़ के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो उस QR कोड से मिल जाएगी। इसके अलावा पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ और इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे 4 हेरिटेज गेट, यानी पटना के आसपास जो है 4 जो है हेरिटेज गेट्स लगाए जाएंगे, जिससे जो पटना का हेरिटेज है वो और इंक्रीज़ हो सके और बढ़ सके। और पटना में कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, लगभग 75 सेल्फी पॉइंट्स जो है वो बनाए जाएंगे पटना में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पटना को 5वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। जो पटना की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो पटना से रांची के बीच में चलती है, दूसरी पटना से कोलकाता के बीच में, तीसरी जो है वो पटना से नई जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है और चौथी पटना से लखनऊ जाती है। और ये 5वीं ट्रेन मिलने वाली है और ये चलेगी पटना से टाटानगर के बीच में। और अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी पटना की। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ्रॉम पटना। देखिए, एक नया टर्मिनल सेटअप किया जा रहा है पटना एयरपोर्ट पे और अब जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है सर्विसेज वो स्टार्ट हो जाएगा पटना से। तो पटना से आप डायरेक्ट नेपाल जा सकते हैं, जापान, वियतनाम, म्यांमार या थाईलैंड जो है वो जा सकते हैं। और इन कंट्रीज़ को मेनली इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं वो बोधगया विजिट करते हैं इन कंट्रीज़ से, तो इसीलिए जो है मेनली इन कंट्रीज़ को टारगेट किया गया है। बात करें अगर पटना में फ़्लाइट के हिस्ट्री की, तो दिसंबर 24, 1999 को क्या हुआ था कि दिल्ली काठमांडू फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था और उसके बाद से जो सर्विस है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वो पटना में बंद कर दी गई थी। तो लगभग 24 साल से ये सर्विस जो है वो पटना में बंद थी, लेकिन अब जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो पटना अब तक के लिए केवल नाम का ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का जो है निर्माण किया जा रहा है, जहाँ से इमिग्रेशन वगैरह का जो काम है वो किया जाएगा। और इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स होंगे और जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम्स होंगे और जो स्टाफ्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम्स अलॉट होंगे। और नया टर्मिनल बनाने का एम ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और इम्प्रूव किया सके। इसके अलावा 6 नए पार्किंग बेस बनाए जाएंगे और 5 एरो ब्रिजेस का निर्माण जो है किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बिहार सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है और 3 ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। तो बिहार जल्दी ही 3 ट्रांसजेंडर्स को सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट करने वाला है और ऐसा करने वाला पूरे इंडिया में पहला स्टेट हो जाता है बिहार। इसके पहले केरला ने पुलिस कांस्टेबल के पद पे अपॉइंट किया था ट्रांसजेंडर को, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट के द्वारा सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे किसी भी ट्रांसजेंडर को अपॉइंट नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला पहला जो है वो बिहार स्टेट है। तो मानवी मधु कश्यप ये वन ऑफ द 3 ट्रांसजेंडर्स पीपल हैं जिनके द्वारा ये एग्ज़ाम क्रैक किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के बारे में। तो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि 20 दिन के अंदर अंदर पुल गिरने के 12 इंसिडेंट बिहार में देखे गए हैं। तो इसी को देखते हुए जो बिहार की सरकार है वो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लेके आई है और पूरी कंट्री में बिहार पहला ऐसा स्टेट बनता है जो ब्रिज के लिए कोई पॉलिसी लेके आया है। अभी तक किसी भी स्टेट के द्वारा ब्रिज को लेकर के कोई भी पॉलिसी नहीं लाई गई थी, लेकिन 20 दिन में जो है लगभग 1 दर्जन पुल जो है गिर गए, उसकी वजह से ये पॉलिसी ले आई गई है। और इस पॉलिसी का मेन एम ये है कि बिहार में जो भी ब्रिजेस हैं उनकी कंडीशन को मॉनिटर किया सके और इसके तहत हर ब्रिज का अपना एक हेल्थ कार्ड होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का हेल्थ कार्ड होता है तो वैसे ही ब्रिज का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और जो ब्रिज का मेंटेनेंस है उसी हेल्थ कार्ड को देखते हुए किया जाएगा। और साथ ही साथ हेल्थ कार्ड के हेल्प से ट्रैफिक रेगुलेशन का भी काम किया जाएगा ब्रिजेस पे। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सटेंशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में। देखिए, जो स्मार्ट सिटी मिशन था उसको बढ़ा दिया गया है यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। और जो ये स्मार्ट सिटी मिशन है इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में और इसके तहत लगभग 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था कि उनको स्मार्ट सिटीज़ में डेवलप किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड करने का जो मेन एम है वो ये है ताकि जो इसके आसपास की सिटीज़ हैं उसको भी फ़ायदा हो, उसको भी बेनिफिट हो। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लगभग गवर्नमेंट के द्वारा 48,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसको 31 मार्च 2025 तक जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लेकर के एक रैंकिंग जारी की गई है और ये रैंकिंग जारी की गई है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। और इसके तहत कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई हैं, जिसमें पहले स्थान पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, दूसरे पे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तीसरे पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथे पे है जामिया मिलिया इस्लामिया और पाँचवें पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छठे पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, सातवें पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है समस्तीपुर में, आठवें पे है पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, नौवें पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और 10वें पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं और रैंक जारी किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक एनुअल सर्वे कंडक्ट किया गया है यूनिक कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस को लेकर के। 2022 से लेकर 2023 तक का ये सर्वे है और ये सर्वे रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और ये सर्वे जो है वो इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमको जानकारी देता है। तो इस सर्वे के तहत कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है यूपी का, वेस्ट बंगाल का और महाराष्ट्र का। तो बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में इन स्टेट्स ने टॉप किया है। पहले पे यूपी है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिक्रीज़ देखने को मिला है, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन स्टेट्स में डिक्रीज़ हुआ है इनके इनफॉर्मल सेक्टरों में। बात करें स्टेट वाइज स्टैटिक्स की, तो पिछले साल यूपी में 12.99% नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन रहा था इनफॉर्मल सेक्टर में और जो कि बढ़ के हो गया है 13.83%। वहीं जो वेस्ट बंगाल है उसमें गिरावट देखने को मिली है, 12.31% से गिर के हो गया है 12.04% और महाराष्ट्र में भी इंक्रीज़ हुआ है, 8.81% से हुआ है 9.37%। तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया या जो लोकल छोटी मोटी दुकानें होती हैं, ये सभी इनफॉर्मल सेक्टर्स में आती हैं। इसके अलावा जैसे जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले होते हैं, गार्बेज जो कलेक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सब जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वर्कर्स के नंबर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, तो यूपी और वेस्ट बंगाल में हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र के वर्कफोर्स में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन यूपी और वेस्ट बंगाल के वर्कफोर्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। वहीं कोविड-19 के बाद वर्कर्स के नंबर में हमें स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो बिहार का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 2021-22 में 5.25% था और वहीं 2022-23 के डाटा में ये बढ़ के हो गया है 5.69%। और इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे लोवेस्ट शेयर रहा है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में। लेकिन दिल्ली में 2021-22 के मुकाबले में देखेंगे तो 0.6% था और थोड़ा सा बड़ा है, 1.43% हो गया है। लोवेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद दिल्ली में है। बात करें क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर की, तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो लेबर फोर्स को एब्जॉर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जब इकोनॉमिक शटडाउन्स होते हैं उस टाइम। और लगभग इनफॉर्मल सेक्टर में 10.96 करोड़ वर्कर जो है वो शामिल हैं, यानी जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगभग 10.96 करोड़ वर्कर्स शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें टोटल जो अर्बन और रूरल वर्कफोर्स है, तो टोटल अर्बन वर्कर्स हैं 5.72 करोड़, टोटल जो रूरल वर्कर्स हैं वो 5.24 करोड़ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लोहित रिवर के किनारे ये है, तो यहाँ पे जो है परशुराम जी की स्टैचू जो है वो लगाई जाएगी। तो एक 51 फुट टॉल स्टैचू जो है वो परशुराम जी की यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी और इनको माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जो परशुराम कुंड है वो अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित रिवर के किनारे, और इसको प्रसाद स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा फंड किया जा रहा है और इसके लिए 37.87 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं। अगली न्यूज़ है कि हार्दिक पांड्या बन चुके हैं नंबर 1 ऑलराउंडर इन T20। तो T20 के टॉप ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या भी हैं और इनके साथ श्रीलंका के वानिंदु हरसंगा भी हैं। ठीक है, तो 2 प्लेयर्स हैं जो कि T20 के लिस्ट में ऑलराउंडर में नंबर 1 पे हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमको 2% ड्रॉप देखने को मिला है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि 1000 बच्चों में से 28 दिन तक कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तो जैसे अभी जो इंडिया का रेट है वो है 20/1000, यानी 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 28 दिन के अंदर 20 बच्चे मरते हैं और इसमें जो है 2% का ड्रॉप देखने को मिला है। पहले ये संख्या 22 थी, अब ये घट के 20 हो गई है। बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें भी डिक्रीज़ देखने को मिला है, 1000 पे 30 था जो कि घट के 1000 पे 28 हो गया है। इसके अलावा एक और डाटा रिलीज़ किया गया है जिसमें मई 2024-25 तक बताया गया है कि लगभग 5568 बच्चे जो हैं वो एडमिट हुए थे स्टेट के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर सेंटर्स में और जो यहाँ की बेड ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 84% के आसपास थी।
और जो छोटे बच्चों के केसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर उनको किसी और हॉस्पिटल में रिफ़र कर देता है, तो उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है लगभग 10% से। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। अगली न्यूज़ है लैंसेट स्टडी के बारे में। तो देखिए जो लैंसेट स्टडी है वो एक टाइप का वीकली मेडिकल जर्नल है और ये जो है सबसे पुराना जर्नल है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इम्पैक्ट एकेडमिक जर्नल्स। और 1823 से लेके अभी तक ये लगातार रिलीज़ किया जा रहा है और इसको फाउंड किया गया था इंग्लैंड में 1823 से। तो तब से लेके अब तक जो है ये अपना डाटा रिलीज़ करता है और ये एक वीकली मेडिकल जर्नल है। तो इस जर्नल में कहा गया है कि लगभग 33,000 पीपल जो हैं वो मर जाते हैं PM 2.5 की वजह से। ठीक है, तो केवल इंडिया के 10 सिटीज़ में 33,000 लोग जो हैं PM 2.5 लेवल के पोल्यूशन से मर जाते हैं और जो टोटल एक साल में इंडिया में डेथ होती है ये उसका 7.2% है। और जो इसमें सिटीज़ शामिल हैं इसमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला है। जो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है वो नई दिल्ली की है। 11.5% डेथ जो है वो PM 2.5 की वजह से होती है दिल्ली में और सबसे कम डेथ होती है शिमला में। यहाँ की जो रेट है वो 3.7% है। और इन 10 सिटीज़ में जो WHO की लिमिट है यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वो इन सभी सिटीज़ में ज़्यादा है उस लिमिट से। और इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि हर 10 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर जब इंक्रीज़ होता है PM 2.5 में तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.42% से इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये स्टडी जो पब्लिश की गई वो 2008 से 19 तक के डाटा को लेकर के और लगभग 3.6 मिलियन डेथ को लेकर के पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में। तो देखिए ये अवार्ड जो है वो मिला है L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड को और ये अवार्ड दिया गया है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीलेंस को लेकर के। यानी जो ये कंपनी है वो अपने यात्रियों की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, उनके हेल्थ के ऊपर फोकस करती है और जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखती है। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड जो है वो एक सब्सिडरी टाइप की कंपनी है जो कि L&T के अंदर आती है, यानी लेज़र एंड टर्बो के अंदर ये आती है। और ये कंपनी काम करती है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस पे। अगली न्यूज़ है फ्रीडम 125 के बारे में। तो देखिए बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला CNG मोटरसाइकिल और उसको नाम दिया है फ्रीडम 125। और ये बाइक जो है वो बनाई गई है MD राजीव बजाज के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि लगभग 50% फ्यूल कॉस्ट का रिडक्शन करेगी ये। तो इस बाइक का नाम है फ्रीडम 125 और बजाज के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, पहली CNG बाइक। अगली न्यूज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया और ऑस्ट्रिया विज़िट किया है। तो देखिए 8 से 9 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री ने रशिया विज़िट किया और यहाँ पे इनके द्वारा एक इवेंट अटेंड किया गया 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। और मेनली यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ वो बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के हुआ। इसके अलावा जो ग्लोबल इशूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशंस किए गए और ये मोदी और पुतिन की पहली मीटिंग थी यूक्रेन वॉर के बाद, यानी फरवरी 2023 के बाद जो है ये मोदी और पुतिन की पहली मीटिंग थी। बात करें अगर ऑस्ट्रिया विज़िट की तो 9 से 10 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया विज़िट किया और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 41 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया विज़िट किया है। और ऑस्ट्रिया जाने का रीज़न ये था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर वैन डर बेलन, इनके द्वारा जो है बायलैटरल टॉक करने के लिए आमंत्रण दिया गया था, इन्विटेशन दिया गया था। और यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रिया दोनों के कुछ जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी शामिल थे इस मीटिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ है अमोबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस के बारे में। तो देखिए केरला की सरकार के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग फ्राइडे को ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि इस डिजीज़ के अगेंस्ट कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। और ये एक टाइप का फैटल ब्रेन इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है और इस इन्फेक्शन को कॉज करता है अमीबा नाइजीरिया फ्लोरी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अमीबा नाइजीरिया फ्लोरी जो है वो इस डिजीज़ को, इस इन्फेक्शन को कॉज करता है। और ये अमीबा जो है वो ज़्यादातर जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें पाया जाता है, यानी जो पानी स्थिर होता है, बहता नहीं है, उस पानी में पाया जाता है। और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो अमीबा फैमिली से बिलोंग करते हैं ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी अगर नॉर्मल आदमी सांस भी लेगा तो उस सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू भी ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और बॉडी में एंटर करने के बाद ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ब्रेन को और इसी की वजह से एन्सेफेलाइटिस होता है। और ये मेनली उस पार्ट को इफेक्ट करता है जो ब्रेन का पार्ट इमोशन को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है या मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो डायरेक्ट जो है ये उस पार्ट को इफेक्ट करता है। और ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, यानी कि ये डिज़ीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती है जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम है वो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ये जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और इसका जो सिम्टम है वो 9 दिन बाद देखने को मिलता है, जिसमें बहुत तेज़ सर दर्द होता है, फीवर होता है, नौसिया, वॉमिटिंग और नेक स्टिफनेस हो जाता है।
तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेजेस में मेमोरी लॉस तक हो सकता है। अगली न्यूज़ है गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 80 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसके तहत 6 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे और 16 शौर्य चक्र दिए जाएंगे जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज हैं। देखिए, जो अशोक चक्र है वो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और जो कीर्ति चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। वहीं जो शौर्य चक्र है वो थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। जो अशोक चक्र है ये दिया जाता है फॉर वेलर, करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी बैटल फील्ड पे जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। और जो अशोक चक्र है वो परमवीर चक्र के बराबर है जो कि वॉर टाइम में दिया जाता है। वहीं जो कीर्ति चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये दिया जाता है उन लोगों को अगर मान लीजिए जो एनिमी दुश्मन है उससे अगर सामना हो जाता है लैंड पे, सी पे या एयर में, ठीक है, तो उसके लिए दिया जाता है कीर्ति चक्र, यानी इसमें जो जवान है वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। वहीं शौर्य चक्र जो है वो ब्रेवरी के लिए प्रदान किया जाता है, यानी जो सोल्जर की लाइफ है उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था लेकिन उसने कोई ब्रेवरी वाला काम किया तो शौर्य चक्र दिया जाता है। अगली न्यूज़ है श्रीलंका के वाटर सिक्योरिटी को इन्हांस करने के बारे में। देखिए, श्रीलंका की कैबिनेट ने इम्प्रूव किया है कि लगभग 934 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स जो है वो बनाए जाएंगे जाफना डिस्ट्रिक्ट में और ये बनाने का काम करेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं विजयदेसा राजपक्षे, इन्होंने प्रेजेंट किया ये प्रपोजल क्योंकि जाफना डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में पानी की जो है बहुत स्कैसिटी है और इसके पहले एक MOU साइन हुआ था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था जनवरी 2017 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि लगभग 3000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो हैं वो लगाए जाएंगे जाफना में ताकि वहाँ पे जो साफ़ पानी की कमी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और लोगों को साफ़ पानी अवेलेबल करवाया जा सके। और 1 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर 831 PVC रेन वाटर टैंक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो ये जो है वो पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट के तहत 934 टैंक्स जो हैं वो और लगाए जाएंगे इस एरिया में। बात करें अगर जाफना की, तो जाफना ऐसा एरिया है जहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, बिल्कुल पीने लायक पानी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कोई भी जो पेरेनियल रिवर है वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है और जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और जामिया के मिनरल एक्सप्लोरेशन पैक्ट के बारे में। तो देखिए, इंडिया और जामिया मिल के जो है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो निकालेंगे जैसे लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर। और इस इनिशिएटिव का मेन एम ये है कि जो इंडिया की सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सके ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक बूस्ट मिले। और इसमें ज़ाम्बिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया का जूलॉजिकल सर्वे, और जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे है वो ज़ाम्बिया की हेल्प करेगा, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो यहाँ का एरिया है उसका एक टाइप का ज्योग्राफिकल मैपिंग करने में भी हेल्प करेगा। और ये सारी चीज़ें इंडिया कर रहा है ज़ाम्बियन सरकार के रिक्वेस्ट पे। अगली न्यूज़ है जोरावर टैंक के बारे में। तो रिसेंटली इंडिया ने एक प्रोटोटाइप जारी किया है जोरावर लाइट टैंक को लेकर के, और इस प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया है DRDO और L&T के द्वारा, यानी जो लेज़र एंड टर्बो कंपनी है उसके द्वारा। तो जोरावर टैंक को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये टैंक लाइट होने के साथ साथ हल्का होने के साथ साथ जो है पावरफुल ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये अच्छा सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा और जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करेगा। और ये लगभग 1000 हॉर्स पावर का है और इसका जो वेट है वो लगभग 25 टन का है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है और इसमें 3 पर्सन जो है वो बैठ सकते हैं। और जो इसकी ऑफ रोड स्पीड है वो 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की है। इस टैंक का नाम जो जोरावर रखा गया है वो 19वीं सेंचुरी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है हाई जंप में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यूक्रेन के यारसलावा माउचिक ने, और इनके द्वारा 2.10 मीटर का हाई जंप जो है वो किया गया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पेरिस के डायमंड लीग मीट में बनाया गया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 2.09 का था, यहाँ पे 10 हो गया है, 0.09 होगा, ठीक है, 09। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो 2.09 का था और अब जो है 2.10 का है। नेक्स्ट न्यूज़ है भोपाल के 3D मेटल पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, इंडिया को अब अमेरिका और फ्रांस पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा 3D मेटल पार्ट्स के लिए। तो इंडिया का पहला जो 3D मेटल पार्ट है स्पेस और डिफेंस के लिए, इसको भोपाल में डेवलप किया गया है। कहाँ डेवलप किया गया है? तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में। और ये किया गया है मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत, ताकि जो हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं उस डिपेंडेंस को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और भोपाल में जो ये नई फैसिलिटी बनाई गई है, इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि यहाँ पे जो चीज़ें डिज़ाइन की जाएंगी, जो मेटल पार्ट्स डिज़ाइन किए जाएंगे, वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी सह सकते हैं।
और इन पार्ट्स को यूज़ किया जाएगा स्पेस मिशन में, डिफेंस इक्विपमेंट में और मेडिकल डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली न्यूज़ है इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिक्वेस्ट, ताकि जो इंडियन सोल्जर्स सर्व कर रहे थे यूक्रेन वॉर फ्रंट में, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा जो है रिलीज़ करने के जो इंस्ट्रक्शंस है सोल्जर्स को, वो दे दिए गए हैं और लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर इन सोल्जर्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा। बात करें इंडिया के ट्रेड टारगेट की, तो इंडिया और रशिया का एम ये है कि जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में, उसको 2030 तक $100 बिलियन का कर दिया जाए। और अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग ये जो ट्रेड है वो $65 बिलियन पे है। और रशिया और इंडिया जो है वो अपने अपने नेशनल करेंसीज़ का यूज़ करेंगी, यानी डॉलर का यूज़ नहीं करेंगी, बल्कि जो अपनी करेंसी है उसका ही यूज़ करेंगी ट्रेड करने के लिए, कि अगर कभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा कोई सैंक्शन लगाए जाएँ तो रुपीज़ में जो ये ट्रेड चल रहा है, यानी जो अपने अपने करेंसी में ट्रेड है, वो दोनों कंट्रीज़ आराम से कर सकें। ये डिसीजन लिया गया 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट के दौरान। अगली न्यूज़ है कि महाराष्ट्र को डिक्लेयर किया गया है एग्रीकल्चर में बेस्ट स्टेट। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट स्टेट जो है एग्रीकल्चर में, वो है महाराष्ट्र। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा जो है महाराष्ट्र को ये अवार्ड दिया गया है और महाराष्ट्र को ये अवार्ड उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के लिए प्रोवाइड किया गया है। अगली न्यूज़ है कि कोलंबो सिटी कॉन्क्लेव का बांग्लादेश जो है वो 5वां मेंबर बन चुका है और ये 8वीं मीटिंग थी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, और ये मीटिंग कंडक्ट की गई है मॉरिशस में। तो बांग्लादेश के पहले इस ग्रुप में इंडिया था, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स थे, और 5वीं कंट्री बन गया है बांग्लादेश। और स्टार्टिंग में इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे, केवल 3 कंट्री शामिल थी। मॉरिशस ने बाद में ज्वाइन किया और 5th नंबर पे ज्वाइन किया बांग्लादेश ने, और मॉरिशस ने ज्वाइन किया जब इसकी 5वीं मीटिंग हुई थी 2022 में तब, और अब ज्वाइन किया है बांग्लादेश ने। और इस कॉन्क्लेव का मेन फोकस ये है कि जो रीजनल सिक्योरिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जाए, जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और जो टेररिज्म है उससे लड़ा जाए। यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव, तो देखिए जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में एक यूथ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया पटना में, और इसका टाइटल था फ्यूचर गार्जियन ऑफ बिहार यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव। और ये पटना में ऑर्गेनाइज किया गया बाई सेंटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी वॉस रिसर्च और एजुकेशन एट CIMP, और इनके साथ कोलैबोरेट किया बिहार के यूनिसेफ ने। और इसकी जो थीम थी वो थी फ्यूचर गार्जियंस ऑफ बिहार। तो देखिए इस कॉन्क्लेव में जो बिहार स्टेट की यूनिसेफ की हेड हैं मार्गरेट ग्वाड़ा, इनके द्वारा कहा गया कि ये जो है 75th एनिवर्सरी है इंडिया की और यूनिसेफ की, और कहा गया कि जो यूनिसेफ के द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें टोटल 163 कंट्रीज़ होती हैं, और इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 26। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है वो इसमें 26 है। और इस कॉन्क्लेव में सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि हैं वंदना प्रेयसी, इनके द्वारा कहा गया कि बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके द्वारा जो ग्रीन बजट है वो जारी किया गया है। और इनके द्वारा बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा पिछले साल लगभग 4 करोड़ जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो लगाई गई थी, और इस साल लगभग 4.5 करोड़ जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट किए जाएंगे। इसके अलावा शहरों में हरियाली को बढ़ाने के लिए नगर वन पार्क और ग्रीन पार्क जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है एडॉप्शन को लेकर के। तो देखिए रिसेंटली बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, इनके द्वारा एक एडॉप्शन ऑर्डर इशू किया गया है। इसके पहले जो एडॉप्शन का जो ऑर्डर था वो फैमिली कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता था, लेकिन ये ऑर्डर जो है पटना के DM के द्वारा इशू किया गया है, और इसके तहत 3 बच्चों को जो है अडॉप्ट किया गया है। तो जो पहली बच्ची है वो खगोल से है और वो 15 दिन की है, और इसको अडॉप्ट किया है तेलंगाना के एक कपल ने। दूसरी बच्ची सिर्फ 3 दिन की है और इसको एक बेंगलोर के कपल के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और तीसरा जो बच्चा है वो खुर्जी हॉस्पिटल का है और इसको अडॉप्ट किया है देवरिया UP के कपल्स ने, और ये बच्चा जो है सिर्फ 1 दिन का है। तो देखिए जो तीनों बच्चे थे ये जो है अरुणोदय विशिष्ट एडॉप्शन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो है इनकी केयरिंग की जा रही थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंडर में आता है। और पटना के DM के द्वारा लोगों से अपील किया गया कि जो कपल्स हैं वो जो है ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करें लीगल चैनल्स के थ्रू, यानी लीगल तरीके से अडॉप्शन करें, ना कि अनलीगल चैनल से। और कहा गया कि अगर लीगल चैनल से अडॉप्ट नहीं करते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है और जो एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट है 2022 का, अगर इसको फॉलो करते हुए अडॉप्शन नहीं किया जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसमें 3 साल की जेल हो सकती है और लगभग 1 लाख रुपए फाइन हो सकते हैं, या दोनों जो है वो हो सकता है। अगली न्यूज़ है कि बिहार जो है वो नेशनल माइन ऑक्शन मैप में इंटर कर चुका है। तो बिहार पहली बार इंटर किया है माइन के ऑक्शन मैप में, और ये अनाउंस किया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। देखिए रिसेंटली 20 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया ऑन माइनिंग एंड एक्सकवेशन।
और इसी में बिहार को इंक्लूड किया गया है माइनगे ऑक्शन मैप में। और हमारे देश में जो टोटल 8 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें से 3 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि बिहार में जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा और इसकी वजह से हमारे स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अगली न्यूज़ है क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो बिहार को जो है तीसरी रैंक प्राप्त हुई है क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स में। तो देखिए जो बिहार की स्कीम है हर घर नल का जल स्कीम, इसके तहत जो है बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इंडिया में इन द क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स। तो नीति आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट जारी की है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट है। ये 4th रिपोर्ट है नीति आयोग की और इसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार का जो स्कोर है वो 98% है। बिहार ने कई स्टेट्स को जो है पीछे छोड़ दिया है और जो इंडिया का जो नेशनल एवरेज है उसको भी सरपास कर गया है बिहार। और क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स को टॉप किया है गोवा और हिमाचल प्रदेश ने, दोनों का जो स्कोर है वो 100% है। वहीं जो बिहार का स्कोर है वो 98% है। और पिछले साल बिहार को 3rd नेशनल वाटर अवार्ड जो दिया गया था इन द क्रिटिकल एरिया। अगली न्यूज़ है आईआईटी रुड़की के बारे में। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि कई ढेर सारे जो ब्रिजेस हैं बिहार में वो कोलैप्स कर रहे थे। तो इसी को देखते हुए आईआईटी रुड़की और जो बिहार की ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसके तहत ब्रिज की स्टडी की जाएगी। कुछ आईआईटी के एक्सपर्ट्स होंगे जो इस ब्रिज को स्टडी करेंगे और लगभग अभी तक जो है 6 ब्रिजेस की स्टडी की गई है, जैसे पटना में, समस्तीपुर, आरा, नालंदा और अरवल में जो है ब्रिजेस की स्टडी की गई है। और जो आईआईटी रुड़की है वो बताएगा कि बिहार में जो ब्रिजेस हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा ब्रिजेस को लेकर के, उनके जो है मेंटेनेंस को लेकर के, और बताया जाएगा कि कौन कौन से ब्रिजेस हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो कुछ ब्रिजेस को प्रायोरिटी बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा और पहले उनको मेंटेन किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में क्राइटेरिया बताया गया है कि कैसे किस ब्रिज को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। अगली न्यूज़ है मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। तो रिसेंटली पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जो है 22 नए बेनिफिशियरी को अप्रूव किया गया है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत। तो अब टोटल 191 बच्चे हो गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो देखिए इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो बेनिफिशियरी होगा उसको 4,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे और लगभग 3 साल तक दिया जाएगा, या वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तब तक। तो दोनों में से जो पहले आ जाएगा वो दिया जाएगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बच्चा है उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। बात करते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए जो बच्चे की माता है वो विडो अगर है तो मिलेगा, डाइवोर्स्ड है, या अगर फैमिली के द्वारा जो है उसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अगर बच्चा अनाथ है तो दिया जाएगा, और अगर बच्चे के माता पिता कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे होंगे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली या फिजिकली इनकैपेबल हैं अपने बच्चे को पालने के लिए तो उस कंडीशन में भी ये पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो होमलेस हैं या कोई नेचुरल कैलामिटी के जो विक्टिम्स होंगे, जो चाइल्ड लेबर में बच्चे इंगेज हैं और जो चाइल्ड मैरिज का शिकार हैं, ऐसे बच्चों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं, HIV एड्स से अफेक्टेड हैं, डिसेबल्ड या ऐसे बच्चे जो मिसिंग हैं या घर से भाग गए हैं, ऐसे बच्चों को भी वात्सल्य योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो चाइल्ड बेगर्स हैं, जो वो रोड पे जो है भीख मांगते हैं या किसी तरीके से अब्यूज्ड या हैरेस्ड या एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन हैं, इनको भी जो है ये योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में। तो जो परिवार की इनकम है वो 72,000 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन रूरल एरियाज़ और 96,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन अदर एरियाज़। और जो एप्लीकेशन है वो सबमिट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास, विकास भवन में, गांधी मैदान में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पटना, चिल्ड्रन होम या अपना घर जो NGO है वहाँ पे ये एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसको जो है स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है पावर सेक्टर में अच्छे काम करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था जिसका नाम था समस्त, यानी स्केड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट। और ये अवार्ड जो है नई दिल्ली में प्रेजेंट किया गया था। और बिहार ऐसा पहला स्टेट है जिसने जो समस्त प्रोजेक्ट है उसके सभी मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। और जो स्कॉच अवार्ड है वो दिया जाता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को, जिससे कि दो सरकारों के बीच में जो एक कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो, साथ ही साथ एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए एंड फॉर द गुड गवर्नेंस। अगली न्यूज़ है हाजीपुर के फुटवेयर के बारे में। तो देखिए हाजीपुर जो है वो सेकंड फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है पटना के बाद। ठीक है, तो बिहार की सबसे तेज़ डेवलप होने वाली सिटी पटना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है हाजीपुर। तो देखिए रशियन आर्मी का जो सेफ्टी शू है वो मैन्युफैक्चर होता है हाजीपुर में। तो हाजीपुर में है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट और यहाँ से जो रशियन आर्मी का जो सेफ्टी शूज़ है वो यहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है।
और इस शूज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि लाइट वेट होना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए और इसके जो सोल है उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए और लगभग जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है ये भी उसको झेल जाए, यानी -40 डिग्री सेल्सियस में भी ये जूता जो है वो काम करे। तो देखिए जो बिहार की सरकार है वो मेनली स्टेट एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रही है और इसके तहत करीब 300 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं। और इसके अलावा कुछ लग्जरी डिज़ाइनर शूज़ भी इनके द्वारा बनाए जाते हैं जो कि यूरोपियन मार्केट्स में जाते हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन और यूके में जाते हैं और इनकी प्राइस लगभग 4,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये के बीच में है। अगली न्यूज़ है मेनका मलिक के बारे में। देखिए मेनका मलिक जो हैं इनको मैथिली, हिंदी, नेपाली साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है और ये दिया गया है इनको बेंगलुरु में। और मेनका मलिक जो हैं वो बिलोंग करती हैं मलिक तोले विलेज से, जो कि पड़ता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट माधव कौशिक ने और इसके तहत इनको एक चादर दिया गया, एक मोमेंटो दिया गया और 50,000 रुपये कैश दिया गया है। और ये अवार्ड इनको दिया गया है एक नेपाली नावल को ट्रांसलेट करने के लिए इन मैथिली। तो इस नावल का नाम है नीलकंठ, जो कि एक नेपाली नावल थी और इन्होंने इसको मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और जो ट्रांसलेटेड बुक है ये साहित्य अकेडमी में पब्लिश हुई थी इन 2021। नेक्स्ट न्यूज़ है अनिमा कुमारी के बारे में। तो अनिमा कुमारी जो हैं वो बिहार की रहने वाली हैं और इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है इन द वर्ल्ड डेफ चेस चैम्पियनशिप और ये जो है सर्बिया में हुआ था, बेलगाडे में। और अनिमा कुमारी जो हैं वो बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अगली न्यूज़ है हॉकी टर्फ ग्राउंड के बारे में। तो देखिए बिहार में एक जो है हॉकी को लेकर के एक नया ग्राउंड बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा राजगीर में। तो जो डायरेक्टर जनरल हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी के रविचंद्रन शंकरन, इनके द्वारा कहा गया कि जो बिहार का पहला हॉकी ग्राउंड है वो राजगीर में जो है लगभग बन के तैयार हो चुका है। अगली न्यूज़ है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया बिम्स्टेक और इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं बिम्स्टेक ग्रुप के वो आए थे और इसको जो चेयर कर रहे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। तो बिम्स्टेक के अंडर जो इंडिया की पॉलिसी है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अलावा सागर विजन भी इसमें आता है। बात करें किन किन विषय पर चर्चा की गई तो कनेक्टिविटी को लेकर के, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ट्रेड एंड बिजनेसेस, हेल्थ एंड स्पेस कॉपरेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो है डिस्कशन हुआ। बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो 1997 में बिम्स्टेक का गठन हुआ और इसके जो मेंबर्स हैं उसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बारे में। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेमर जो हैं वो मिले थे वियना में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेनली फोकस कर रहे हैं अपने बाइलेटरल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे और इसके तहत जो ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को, वाटर मैनेजमेंट, लाइफ साइंसेज, स्मार्ट सिटीज़, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशंस। तो इन एरिया में काम करने के लिए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो आगे वर्क करेंगे। तो दोनों लीडर्स के द्वारा जो है एग्री किया गया है कि दे विल अडॉप्ट अ स्ट्रेटजिक अप्रोच टू एनहांस बाइलेटरल कोऑपरेशन। और आगे आने वाले टाइम में कुछ पॉलिटिकल डायलॉग्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि दोनों की जो पार्टनरशिप है वो और बढ़ सके। अगली न्यूज़ है नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में। तो देखिए इस इंडेक्स को टॉप किया है उत्तराखंड और केरला ने। उत्तराखंड और केरला जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं और उत्तराखंड और केरला दोनों का जो स्कोर है वो है 79। वहीं सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, ये सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मर है, इसका जो स्कोर है वो 78 है। गोवा जो है थर्ड हाईएस्ट है और इसका स्कोर 77 है। बात करें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर की तो वो बिहार है और इसका स्कोर 57 है। और सेकंड लोवेस्ट है झारखंड, इसका स्कोर है 62। और नागालैंड है थर्ड लोवेस्ट परफॉर्मर और इसका स्कोर है 63। बात करें अब यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में तो टॉप 5 परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज़ हैं चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली। तो देखिए ओवरऑल जो स्कोर था इंडिया का 2020 और 21 में वो था 66 और 2023 और 24 में ये बढ़ के हो गया है 71। तो ये स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है वो टोटल 17 गोल्स को देखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन और 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस एंड जस्टिस और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है। अगली न्यूज़ है डीडी रोबोकॉन के बारे में।
तो देखिए आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ये दोनों मिलके एक 2 दिन का रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे और इसका नाम है डीडी रोबोकॉन। और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा त्यागराज स्टेडियम में जो कि दिल्ली में पड़ता है। और इस कंपटीशन में 45 कॉलेज के लगभग 750 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑल ओवर इंडिया से। और कंपटीशन में क्या किया जाएगा कि जो रोबोट्स लोग लेके आएंगे उसको एक टास्क दिया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सा रोबोट जो है कितनी जल्दी वो टास्क पूरा करता है। और जो टीम जीतेगी उनको मौका मिलेगा एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वियतनाम में। तो डीडी रोबोकॉन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स को डेवलप किया जाए, इनोवेशन को और उनके टीम वर्क को डेवलप किया जाए, और साथ ही साथ उनको एक विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन जो है मिल सके इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। अगली न्यूज़ है संविधान हत्या दिवस के बारे में। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस। और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि एक ट्रिब्यूट जो है पे किया जाए जो इमरजेंसी के टाइम में, यानी जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो जो उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे या जो उनके ऊपर जो कार्रवाई वगैरह हुई थी, तो एक तरह से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो देखिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी इम्पोज किया गया था और उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था और जो मीडिया है उसको भी सप्रेस किया गया था। तो ये हमारे इंडिया की तीसरी नेशनल इमरजेंसी थी। पहली 1962 में लगी थी जब चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हो रहा था, और दूसरी लगी थी 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा था। तो ये दोनों बार वॉर की वजह से ही इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन ये वाली जो इमरजेंसी थी ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कई अपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया गया और जो इलेक्शन थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया और जो प्रेस थी उसको भी सेंसर कर दिया गया और उसके फ्रीडम को सप्रेस कर दिया गया। तो जो 25 जून होगा वो संविधान हत्या दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। अगली न्यूज़ है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बारे में। तो रिसेंटली जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, इसके द्वारा लगभग 84,190 चिल्ड्रन को जो है रेस्क्यू किया गया है अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। और ये काम 7 सालों में किया गया है। 2018 से लेकर 2024 के बीच में जो है लगभग 84,119 चिल्ड्रन जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं। तो इस ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बच्चों को रेस्क्यू करना, इंक्लूडिंग रनवेज, ऐसे बच्चे जो भाग चुके हैं, जो मिसिंग हैं, जो पीछे छूट गए हैं या जिनको किडनैप कर लिया गया है या जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, या ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, तो उनको जो है रेस्क्यू करना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। नन्हे फरिश्ते स्टार्ट किया गया था ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अगली न्यूज़ है जेएनयू के बारे में। तो जेएनयू जो है वो इस्टेब्लिश करेगा हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडीज़ के लिए सेंटर। तो ये 3 नए सेंटर जो हैं इस्टेब्लिश किए जाएंगे अंडर द स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, और इसको अप्रूवल दिया गया है जेएनयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा 29 मई को। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक बार आप जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले देखिए जो डीयू है, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था हिंदू स्टडीज़ के लिए। अगली न्यूज़ है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये इवेंट जो है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप, ये कंडक्ट किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि रशिया में पड़ता है। और इनके द्वारा जो है एक 12 फुट लंबा स्कल्पचर बनाया गया था और इसमें जो है एक बालू का बना हुआ चैरियट था, रथ था, और इसके अलावा लॉर्ड जगन्नाथ और बलराम दास जो है वो बालू के द्वारा जो है बनाया गया था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और सुदर्शन पटनायक को इसके लिए गोल्ड मेडल दिया गया है। इसकी जो थीम थी हिस्ट्री, माइथोलॉजी और फेरी टेल्स। और इसमें टोटल 21 मास्टर सैंड स्कल्पचर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था पूरे वर्ल्ड में, और जो पटनायक थे वो केवल एकमात्र पार्टिसिपेंट थे इंडिया से। अगली न्यूज़ है ज़ीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन के बारे में। तो रिसेंटली नीति आयोग और IIM बेंगलोर, इसके अलावा स्मार्ट फ्रेट सेंटर, कालस्टार्ट और WRI इंडिया, और ये लोग मिलकर लॉन्च करेंगे नीति गियर स्विफ्ट चैलेंज, और ये एक पार्ट होगा ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का। और इसके तहत ऐसे ट्रक जो है वो डेवलप किए जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स होंगे, यानी बिल्कुल एमिशन जो है वो कॉज नहीं करेंगे। तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो कार्बन का एमिशन है उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि लगभग 55% जो एमिशन है इंडिया का वो डीजल कंजप्शन की वजह से आता है, और 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आता है। तो इसी को कम करने के लिए जो है ये ज़ीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन जो है वो लाया गया है। तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो जीरो एमिशन व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है। अगली न्यूज़ है नीति आयोग को जो है रिकन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसके चेयरमैन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो VK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पॉल, अरविंद विरमानी,
बात करें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी थे। टोटल लगभग 11 यूनियन मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, और हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं एचडी कुमारस्वामी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं चिराग पासवान। तो इनको मिला के लगभग 11 यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो देखिए, बिहार स्टेट कैबिनेट के द्वारा एक प्लान अप्रूव किया गया है, और इस प्लान के तहत जो सोन रिवर का पानी है वो बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, डेहरी ऑन सोन और सासाराम डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो सोन रिवर का पानी है उसको पीने लायक बना के क्लीन करके जो है औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन और सासाराम डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के स्टेट कैबिनेट के द्वारा जो है स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट को अप्रूव किया गया है। 382 नए पोस्ट जो है वो अप्रूव किए गए हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट में, और इसके अंतर्गत 301 पोस्ट जो है वो स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी के लिए है, और इसमें से 81 पोस्ट जो है वो स्टेट स्पोर्ट एकेडमी की है राजगीर नालंदा के लिए। तो टोटल 382 पोस्ट जो है वो अप्रूव किया गया है। इसके अलावा गया और मोतिहारी के बाद अब जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये बिहार की 3rd सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बन गई है। तो स्टेट कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार की 3rd सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए लगभग 205 एकड़ की जो ज़मीन है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रूइंस के पास ही ली गई है, और इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 87 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं। बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड की। तो देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट टाइम में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, और ये बनवाया गया था पाल वंश के रूलर धर्मपाल के द्वारा। तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और इनके पिता थे गोपाल, और गोपाल जो हैं वो पाल वंश के फाउंडर भी हैं, और गोपाल ने स्थापना किया था उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाला रूलर्स के लिए एजुकेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट था। और 1203 एडी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगली न्यूज़ है बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो देखिए, बिहार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिसाइड किया है कि एक इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो स्टडी कंडक्ट किया जाएगा पटना में, और इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि घर के अंदर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करना। और पटना में स्टडी कंडक्ट करने के बाद बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टडी जो है कंडक्ट किया जाएगा, जैसे गया और मुजफ्फरपुर। और इस स्टडी में जो IIT तिरुपति है वो हेल्प कर रहा है बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। और इस स्टडी का जो मेन फोकस है वो PM 2.5 और PM 10 है, यानी जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है और पार्टिकुलेट मैटर 10। तो ये मेन फोकस है इस स्टडी का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है हाउसेस के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसकी स्टडी की जाएगी। और इंडोर एयर पोल्यूशन स्टडी करने वाला बिहार जो है इंडिया का पहला स्टेट है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46 सेशन के बारे में। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा $1 मिलियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेंटर्स को, और ये पैसे जो हैं वो खर्च किए जाएंगे कंबोडिया में अंकोर वट को कंजर्व करने के लिए, वियतनाम में जो चेम टेम्पल है उसको कंजर्व करने के लिए, और म्यांमार में है बगन स्तूप। तो खासकर जो फोकस है वो साउथ कंट्रीज़ पे है। तो इंडिया जो है वो $1 मिलियन डोनेट करेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को, और इस कंट्रीब्यूशन का मेन एम ये है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कंजर्व किया जाए, एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46th मीटिंग थी, और इसको पहली बार जो है इंडिया ने होस्ट किया, और ये 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो है भारत मंडप नई दिल्ली में जो है कंडक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के मामले में 6ठे पोजीशन पे आ गया है ग्लोबली। तो अभी तक इंडिया की 42 साइट्स थी यूनेस्को की लिस्ट में, और 43rd एंट्री मिली है मोइडम्स को। मोइडम जो होते हैं वो माउंट बरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी के। तो जैसे अहोम डायनेस्टी में जब कोई एक्सपायर कर जाता था तो उसी के ऊपर जो है ये माउंट बनाया जाता था, तो इन्हीं माउंट्स को हम बोलते हैं मोइडम्स। तो इसको जो है 43rd एंट्री मिली है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। तो असम से एंट्री पाने वाली ये तीसरी साइट है। इसके पहले काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी एंट्री मिली है। तो देखिए दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद इन दोनों को जो है देखिएगा कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी नदी जो है इनके आसपास से क्रॉस करती है, इसके अलावा कौन से फ्लोरा और फौना जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इस मीटिंग की जो टैगलाइन थी वो थी शह नौ यशः, यानी कि मे यो ग्लोरी ग्लो, और ये लाइन लिया गया है तैत्तरीय उपनिषद से। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो देखिए, इंडिया को इलेक्ट किया गया था 43rd जनरल असेंबली में 2021 में जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया था 4 साल के लिए, और ये इंडिया का जो है चौथा टर्म है।
तो अभी तक इंडिया की 42 प्रॉपर्टीज़ थी इस लिस्ट में, जिसमें से 34 जो है वो कल्चरल साइट्स थी, 7 नेचुरल और एक जो है वो मिक्स हेरिटेज साइट थी। तो 10 साल में इंडिया की 12 साइट्स को इस लिस्ट में दर्जा मिला है। और पिछले साल जो है वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन के इंस्क्रिप्शंस को दर्जा दिया गया था। इसके अलावा कर्नाटका के सैक्रेड एंसेम्बल्स थे होयसलास के, इनको जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। और पिछले साल का जो सेशन था वो सऊदी अरब के रियाद में जो है कंक्लूड किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है एरिसेल के प्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए एरिसेल का जो प्रोडक्शन है वो बेगूसराय में स्टार्ट होने वाला है। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा जी के द्वारा जो है कहा गया है कि बेगूसराय में जो एरिसेल का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया जाएगा। और इनके द्वारा अपील किया गया है कि बिहार के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट करें। तो भागलपुर में ये सिल्क बिजनेस है, ये बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। तो इसको फर्दर प्रमोट करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसी के अंतर्गत जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है इसके द्वारा 10 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। और बिहार के पास एडवांटेज ये है कि बिहार के पास जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल है, साथ ही साथ स्किल्ड वर्कर्स भी अवेलेबल हैं बिहार के पास। तो अब बस जो है इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है और जिसकी वजह से जो बिहार का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार ने जो डिमांड किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अब कोई भी स्टेट जो है वो स्पेशल स्टेटस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की रिपोर्ट थी इसका कहना था कि जो बिहार है वो एनडीसी की क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो एक क्राइटेरिया डिसाइडेड है उस क्राइटेरिया को बिहार मीट नहीं करता है। तो क्राइटेरिया देखने से पहले हम बात करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है। तो देखिए हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, इसको कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी इसको क्लासीफाई नहीं किया गया है। लेकिन इसको जो है रिकमेंड किया गया था 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है, 1969 में जो 5वां फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था और प्रोविजंस दिए गए थे कि एक स्टेट को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में। तो स्पेशल कैटेगरी का जो पहला स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया था 1969 में जम्मू कश्मीर को, आसाम को और नागालैंड को। और इसके बाद धीरे धीरे इसमें कई स्टेट्स और आए जैसे आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। इन सभी को भी जो है स्पेशल स्टेटस दिया जा चुका है। और तेलंगाना जो है वो सबसे लास्ट स्टेट था जिसको स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा दिया गया था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है इस स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो कई स्टेट से हटा लिया गया। तो अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास है। तो अभी फ़िलहाल में जो ये स्टेटस है वो जम्मू कश्मीर के पास है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के पास जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस अभी है। और बाकी के जो स्टेट्स का स्पेशल स्टेटस था उसको 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया। बात करें क्या क्राइटेरिया है इसका। देखिए पहला तो यह है कि वहाँ पे हिली टेरेन होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए और मेजर जो शेयर होना चाहिए पॉपुलेशन का वो ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उससे बॉर्डर शेयर होना चाहिए और इकोनॉमिक बेसिस पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है वो स्टेट बैकवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं वो उतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हैं, तभी जो स्टेट है उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। बात करें क्या बेनिफिट होता है इस स्टेटस का, तो देखिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें जो सेंटर है वो 90% पैसा जो है खुद पे करता है और बाकी के स्टेट्स के लिए आप देखेंगे तो 60 से 75% पैसे पे किए जाते हैं। वहीं जिस स्टेट को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड हो चुका है उसके लिए जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 90% पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और एक फाइनेंशियल ईयर में उस स्टेट के द्वारा जो पैसा यूज़ नहीं किया था यानी जो पैसा स्पेंड नहीं किया जाता है वो जो है बाद में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसके अलावा कई कंसेशंस दिए जाते हैं इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज़ में। इसके अलावा जो सेंट्रल का बजट होता है उसमें से 30% होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ान स्कीम के बारे में। तो देखिए उड़ान स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो अब इसके अंतर्गत बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे जहाँ से जो फ्लाइट की सर्विस है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा कहा गया कि जो फ्लाइट की सर्विस है वो स्टार्ट होगी वीरपुर से, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा से। और इसके लिए जो बिड्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं उड़ान 5.2 स्कीम के अंतर्गत। और अभी स्टार्टिंग में केवल छोटे प्लेन्स यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है, 20 सीटर्स या उससे कम की जो कैपेसिटी है उन प्लेन्स की, तो ऐसे प्लेन्स यहाँ से अभी स्टार्ट किए जाएंगे। तो जो उड़ान स्कीम है उसका मेन एम ये है कि जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए फ़्लाइट का जो टिकट है वो अफोर्डेबल प्राइस में हो। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। देखिए बिहार की सरकार ने अप्रूव किया है बिहार का पहला फिल्म प्रमोशन पॉलिसी
और इसके तहत बिहार जो है 4 करोड़ रुपए जो है ग्रांट देगी ऐसे फिल्म को जिनकी 75% शूटिंग जो है बिहार में अगर होती है। बाकी स्टेट्स में जो मैक्सिमम ग्रांट है वो सिर्फ 2.5 करोड़ है, लेकिन बिहार ने जो है 4 करोड़ अनाउंस किया है। और जो फिल्म है अगर वो रीजनल लैंग्वेज में बनाई जाती है तो उसका कॉस्ट का 50% जो है वो कवर करेगी बिहार सरकार। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जो बिहार के मूवी मेकर्स हैं उनको। तो ये डिसीजन लिया गया था बिहार के कैबिनेट मीटिंग में और इस पॉलिसी को प्रपोज किया गया था बिहार के आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो रीजनल फिल्म्स के अंतर्गत वो फिल्म जो भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका में बनेंगी उनको ये जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा टीवी सीरियल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ये ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर स्टेट के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उसके लिए 1 करोड़ और 3 करोड़ का जो ग्रांट है वो दिया जाएगा। और स्पेशल ग्रांट दिया जाएगा अगर फिल्म जो है वो बिहार पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर बिहार स्टेट के आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं तो इंसेंटिव भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम ग्रांट है वो 25 लाख रुपए का होगा 3 लोकल आर्टिस्ट के लिए जो कि मेजर लेवल के होने चाहिए, और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 5 आर्टिस्ट को जो कि सेकेंडरी लेवल के होंगे। और अगर जो फिल्म है वो इंटरनेशनली रिलीज़ की जाती है तो एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस 40 लाख रुपए का जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। अगली न्यूज़ है फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में। तो देखिए इस सर्वे के अंतर्गत कहा गया कि फूड और ड्रिंक के अलावा बिहार की जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी जो पॉपुलेशन शहर में रहती है उनके द्वारा ज़्यादा पैसा जो है वो एनर्जी और लाइट पे खर्च किया जाता है। और ये रिपोर्ट रिलीज़ किया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और इसके अंतर्गत कहा गया कि 13% जो पैसा है अर्बन पॉपुलेशन का वो एनर्जी और लाइट पे खर्च किया जाता है। हेल्थ पे 11%, एंटरटेनमेंट पे 11.8%, एजुकेशन पे 10.4%, ड्यूरेबल गुड्स पे 12.3%। इसके अलावा कहा गया कि एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पे जो गांव हैं वो 14% खर्च करते हैं, वहीं जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 13% खर्च करती है। और हेल्थ सेक्टर पे गांव 13.7% और शहर जो है 11%। और एंटरटेनमेंट में गांव 13.2% है और जो शहर हैं वो 11.8% जो है स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड के बारे में। तो रिसेंटली अजरबैजान के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। तो देखिए जो COP29 मीटिंग होने वाली है वो 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में होगी बाकू में। ठीक है, बाकू जो है वो अजरबैजान में पड़ता है। तो इसी को देखते हुए जो है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है अजरबैजान ने लॉन्च किया है। तो इस फंड में जो है पैसे रेस किए जाएंगे। तो ऐसी कंट्रीज़ जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करती हैं तो इन कंट्रीज़ के द्वारा जो है एक तरह का जो अमाउंट है वो इसमें जो है पे किया जाएगा। और इस फंड का मेन एम ये है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस फंड के थ्रू। तो याद रखिएगा COP29 की जो मीटिंग होगी वो नवंबर में होगी और बाकू अजरबैजान में जो है कंडक्ट किया जाएगा इसको। अगली न्यूज़ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के बारे में। तो रिसेंटली जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट गेन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। और इसके अंतर्गत कहा गया कि इंडिया ने 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो गेन किया है बिटवीन 2010 से लेके 2020 के बीच में। और टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंक है वो 3rd रैंक है। तो पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे है इंडिया। इसके अलावा इस टॉप 10 की लिस्ट में चिली, वियतनाम, टर्की, USA, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल है। बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के रिडक्शन की। तो इंडोनेशिया में 8.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है 2021 से 22 के बीच में। वहीं ब्राज़ील का जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है इसमें 50% का रिडक्शन हुआ है और टोटल जो मैंग्रोव लॉस है उसमें 23% का डिक्रीज़ देखने को मिला है ग्लोबल लेवल पे। यानी 2000 से 2020 के बीच में 23% जो है डिक्रीज़ हुआ है इन ग्लोबल मैंग्रोव लॉस। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड के बारे में। तो देखिए रिसेंटली इसरो के चंद्रयान 3 टीम को जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है वो दिया जाता है ग्लोबल स्पेस एक्टिविटीज़ में एक एक्सेप्शनल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो 23 अगस्त 2023 को इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन गई थी सक्सेसफुली लैंड करने वाली मून के सदर्न साइड पे। और इसके पहले सिर्फ USA, रशिया और चाइना ने जो है ऐसा किया था। इसके अलावा IIT बॉम्बे को चंद्रयान 3 अवार्ड दिया गया था और ये अवार्ड दिया था इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। तो IIT बॉम्बे जो है वो चंद्रयान 3 अवार्ड का विनर है। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए रिसेंटली 73rd फाउंडेशन डे मनाया गया है CSIR का और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है।
और इसका जो मेन पर्पज़ है वो साइंटिफिक इनोवेशन को प्रमोट करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट हैं उनको इंस्पायर करना इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च। और इस फाउंडेशन डे में डिफरेंट स्कूल्स के लगभग 200 बच्चों के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया गया है अंडर CSIR जिज्ञासा स्कीम। तो CSIR जिज्ञासा स्कीम के अंतर्गत डिफरेंट स्कूल्स के 200 चिल्ड्रन ने जो है पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो CSIR जो है वो एक प्रीमियर नेशनल लेबॉर्ट्री है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट कैरी आउट करती है। इसके अलावा रोड और रनवेज के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करती है। और इंडिया के बाहर भी ये अदर ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्निकल और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके डायरेक्टर हैं नालाथाम्बी कलासेल्वी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ है चांदीपुरा वायरस के बारे में। तो देखिए पहली कंफर्म डेथ देखने को मिली है चांदीपुरा वायरस से और ये इंसिडेंट देखा गया है गुजरात में और इसका विक्टिम जो है वो एक 4 साल का बच्चा है और इसका कंफर्मेशन जो है वो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा दिया गया है। तो 2 हफ्ते के अंदर लगभग 14 डेथ्स जो है वो इस वायरस की वजह से देखने को मिली है। इसके अलावा 26 लोग अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। देखिए चांदीपुरा वायरस जो है वो रैबिडोवायरी फैमिली का एक वायरस है और ये जो है ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाइज और मॉस्किटो की वजह से, क्योंकि सैंड फ्लाइज और जो मॉस्किटो हैं वो अपने स्लाइवरी ग्लैंड में इस वायरस को कैरी करते हैं और उसके बाद जब वो मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो ये वायरस है वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वायरस जो है वो ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इसके अलावा ये इंसेफ्लाइटिस भी कॉज करता है। बात करें सिम्टम्स की तो एक्यूट फीवर, बॉडी एक्स, हेडेक और जब ये रैपिड प्रोग्रेस करता है तो इंसेफ्लाइटिस भी कॉज करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज और एनीमिया भी ये दिखाता है, शो करता है इसका सिम्टम। और इस वायरस की जो फैटलिटी रेट है वो है 58% और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो है डेथ कॉज कर सकता है। अगली न्यूज़ है जेनटेक के बारे में। तो रिसेंटली जेनटेक ने जो है 4 नए एंटी ड्रोन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी जो है इसकी सब्सिडरी है AI ट्यूरिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इनके द्वारा जो है 4 नए एंटी ड्रोन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं पुणे इंडिया में, जिसमें से पहला है हॉकाई। तो ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसमें कैमराज लगे हुए हैं और मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं और ये एक ऑल वेदर ड्रोन है जो कि लगभग 15 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। उसके बाद सेकंड है बारबरिक जो कि वर्ल्ड लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है। उसके बाद है प्रहस्त और प्रहस्त जो है वो लाइडार सेंसर का यूज़ करता है। इसके अलावा जो एक तरह की मैपिंग है 3D ट्रेन मैपिंग वो ये कर सकता है रियल टाइम में। उसके बाद है स्थिर स्टैप 640 और ये जो है एक इंटेलिजेंट फाइबर ऑप्टिक ग्रायो स्टेबलाइज सिस्टम है और इसका जो यूज़ है वो वेपन माउंट्स वगैरह के लिए किया जा सकता है। तो इन ड्रोन्स की वजह से जो टैक्टिकल सुपरियॉरिटी है डिफेंस फोर्सेस की वो इंक्रीज़ होगी और जो ऑपरेशन में एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। अगली न्यूज़ है कॉस्पर हैरी मैसे अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली ये अवार्ड जो है वो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को दिया गया है और ये अवार्ड इनको दिया गया 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली में जो कि बुसान साउथ कोरिया में जो है कंडक्ट किया गया और ये पहले इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड जो है दिया गया है इन स्पेस रिसर्च। तो स्पेस रिसर्च के लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है और इनके ऑनर में जो है एक प्लैनेट का नाम भी रखा गया है और प्लैनेट का नाम है 20064 प्रहलाद अग्रवाल। तो ये अवार्ड इनको एस्ट्रोसैट प्रोजेक्ट के लिए मिला है जो कि इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट था जिसको 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है यूविन पोर्टल के बारे में। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया ऑनलाइन वैक्सीनेशन पोर्टल और ये होगा चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के लिए। तो जैसे कोविड के टाइम में कोविन पोर्टल लॉन्च किया गया था तो उसी तरीके से चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका मेन एम ये है कि एक तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है वो हो सके कि कितने लोग को जो वैक्सीनेशन है वो लग चुकी है। और यूविन जो है वो पार्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और ये जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अभिनव बिंद्रा के बारे में। तो इनको जो है ओलंपिक ऑर्डर का जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो दिया जाएगा और ये अवार्ड दिया जाएगा IOC के 142nd सेशन में जो कि पेरिस में कंडक्ट किया जाएगा 10 अगस्त को। तो ये अवार्ड जो है ओलंपिक में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए दिया जाता है और ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1975 में हुई थी और ये अवार्ड जो है IOC मेंबर्स को, एथलीट्स को
इसके अलावा जो अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं ओलंपिक गेम्स में उनको दिया जाता है। बात करें अभिनव बिंद्रा के अचीवमेंट्स के बारे में, तो अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो है इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 2002 में, 2006 में, 2010 में। इसके अलावा 2014 में भी इनके द्वारा जो है इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता गया था। अगली न्यूज़ है पीएम स्वनिधि स्कीम्स के बारे में। तो ये स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसके तहत जो है कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको। तो इसके अंतर्गत लगभग 50,000 तक का लोन जो है वो बिना किसी कोलेटरल के प्रोवाइड किया जाता है। और इस स्कीम को अनाउंस किया था यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने। तो इस स्कीम के अंतर्गत कहा गया कि मध्य प्रदेश जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स बन गया है इस स्कीम के लिए, और सेकंड पोजीशन हासिल किया है आसाम ने। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट स्टेट जो है वो एमपी है, मध्य प्रदेश, और सेकंड पोजीशन आसाम की है। अगली न्यूज़ है फीफा रैंकिंग के बारे में। तो रिसेंटली इंडियन फुटबॉल टीम ने जो है 124th स्पॉट हासिल किया है फीफा रैंकिंग में, और पिछले साल जो है 99 रैंक थी और इस साल डिक्लाइन देखने को मिला है रैंक में। बात करें किसने टॉप किया है, तो अर्जेंटीना जो है वो फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पे है। वहीं फ्रांस ने अपना सेकंड स्पॉट मेंटेन किया है। स्पेन जो है वो 5 प्लेसेस गेन किया है और 3rd रैंक पे आया है। उसके बाद इंग्लैंड जो है वो 4th पोजीशन पे है और ब्राज़ील जो है वो 5th पोजीशन पे है। और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट हैं गोवानी विंसेंजो इन्फेंटिनो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और इसको 21 मई 1904 को इस्टेब्लिश किया गया था। आइए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, इसका ऑफिशियल एंथम जो है वो लॉन्च किया गया है जो कि कन्नड़ और इंग्लिश ट्रैक का एक मिक्सचर है, और इसको कंपोज किया है 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज ने। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में। और इनके द्वारा जो है भू संकेत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और भू संकलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन कौतरा, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द यूएस। नेक्स्ट है संजीव कृष्णा को जो है री इलेक्ट किया गया है सेकेंड टर्म के लिए एज द चेयरपर्सन ऑफ पीडब्ल्यूसी इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार के असेंबली के स्पीकर नंद किशोर यादव के द्वारा एक किताब रिलीज़ किया गया जिसका नाम है सदस्य परिचय, और इस किताब में बिहार असेंबली के 243 मेंबर्स के बारे में ब्रीफ बायोग्राफी जो है वो दी हुई है। नेक्स्ट है कि राबड़ी देवी जो हैं वो बन गई हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगली न्यूज़ है हॉर्टिकल्चर साइंसेज के फील्ड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च को जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 96th फाउंडेशन डे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रामचरण जो सुपरस्टार हैं इनको इनवाइट किया गया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ने, तो इस फेस्टिवल में इनको एज ए गेस्ट जो है इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूरो स्पोर्ट इंडिया के द्वारा इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मोटो जीपी का। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेन के मनोलो मार्क्वेज हैं, ये नए कोच बनाए गए हैं इंडियन फुटबॉल टीम के। नेक्स्ट है कि यूनियन कोल और माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकथॉन और नेशनल डीएमएफ पोर्टल, और ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेघालय जो है वो सेकंड स्टेट बन चुका है जो अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, और इसका नाम है हेलो मेघालय। कमेंट में बताइएगा कि पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है किस स्टेट ने अपना लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मलेशिया के 17वें मोनार्क बने हैं सुल्तान इब्राहिम इब्नी सुल्तान इस्कंदर। अगली न्यूज़ है कि मॉरिशस में एक जन औषधि केंद्र जो है वो खोला गया है, और ये पॉसिबल हो पाया है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। अगली न्यूज़ है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने जो है 6th पोजीशन हासिल किया है 100 ग्लोबल कंपनीज़ के लिस्ट में, और ये जो रैंकिंग है वो ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग है। तो इस रैंकिंग में जो टाटा की AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसने जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना के द्वारा जो है
कार्बन फाइबर से बना हुआ एक दुनिया का पहला पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्टार्ट किया गया है और इसकी स्पीड जो है वो 140 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन का नाम है कैट्रोबो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट मेट्रो ट्रेन। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तराखंड जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड की है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल को। तो जैसे स्टेट की जीडीपी होती है या इंडिया की जीडीपी होती है, वैसे ही जीईपी जो है उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल को जो है देखा जाएगा और उसके हिसाब से एक तरह का जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है वो उसका जो इंडेक्स है वो निकाला जाएगा। तो जीईपी इंडेक्स को देखते हुए कहा गया कि 2020 से 22 के बीच में जो है 0.9% इंक्रीज देखने को मिला है। तो रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मनोज सोनी जी ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। तो ये मुद्दा आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि इंडिया जो है इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट करता है या आयकर दिवस बोलते हैं इसको। जुलाई 24 को हर साल इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1860 को जो है जुलाई 24 1860 को पहली बार जो है इनकम टैक्स जो है लगाया गया था इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है स्मृति मंधाना जो है वो बन गई हैं इंडिया की हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अगली न्यूज़ है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड को द्वारा जो है 2 ग्रीन चारकोल प्लांट सेटअप किए जाएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद में और ये प्लांट म्यूनिसिपल वेस्ट को चारकोल में कन्वर्ट करेंगे या इसको ग्रीन कोल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एस्टोनिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं क्रिस्टीन माइकल। तो देखिए जो जज थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के शील नागू, इनको अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं शील नागू। और रिसेंटली अभी रमेश चंद्र मिश्रा जी का निधन हो गया और ये चेयरमैन थे विद्या विहार ग्रुप के। इसके अलावा 2009 में इनके द्वारा विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि दिव्या गौतम जो हैं वो पहली ऐसी नेवल वुमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को क्लाइम किया है। नेक्स्ट है कि जो 46 सेशन होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसको होस्ट करेगा इंडिया और ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। अगली न्यूज़ है कि अंकित राय जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया है अंडर 8 एज कैटेगरी वर्ल्ड कैडेट चेस चैम्पियनशिप में, जो कि बातूमी जॉर्जिया में कंडक्ट किया गया। अगली न्यूज़ है कि जो बजट है 2024-25 का वो रिलीज़ किया जाएगा 23 तारीख को और इसके पहले एक पार्लियामेंट सेशन कंडक्ट होगा जिसमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बजट रिलीज़ होने के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है। तो 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 23 जुलाई को आएगा बजट। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट जनरल जेनी कागनन अपॉइंट की गई हैं कनाडा की पहली फीमेल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये कनाडा की पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल वायने आयरी को। नेक्स्ट न्यूज़ है एक स्पोर्ट एकेडमी राजगीर में सेटअप किया जाएगा और इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा 29 अगस्त को। इसके बाद जो काठमांडू है वो 8th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस साउथ एशियन ट्रैवल अवार्ड 2024 को कंडक्ट करेगा और ये सितंबर 19 2024 को कंडक्ट किया जाएगा और इस इवेंट में डिफरेंट कंट्रीज शामिल होंगी जैसे इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 100 मिलियन जो है फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं एक्स पे और सोशल मीडिया साइट पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अब ये लीडर जो है वो बन चुके हैं। अगली न्यूज़ है कि इंदौर ने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि इंदौर के द्वारा लगभग 11 लाख जो है सैपलिंग एक सिंगल डे में प्लांट किए गए हैं। कहाँ पे? तो रेवती रेंज में किए गए हैं और एक टीम इसके लिए गठित की गई थी और 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 11 लाख सैपलिंग जो है वो प्लांट किए गए। अगली न्यूज़ है BSNL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। नेक्स्ट है चेतदा बेल व्यवस्था, ये जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रिसिपिएंट हैं संस्कृति मिश्रा। इनके द्वारा जो है विद्यापति भवन में एक किताब जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर रचना विधि, ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि बिहार छपरा से बिलोंग करती हैं। इनको सेलेक्ट किया गया है हॉल ऑफ द फेम ऑफ US यूनिवर्सिटी के लिए और इनकी एक पिक्चर जो है वो लगाई जाएगी USF रिसर्च पार्क में जो कि तंपा फ्लोरिडा में पड़ता है। नेक्स्ट है इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल हो गए हैं गूगल पहले स्थान पे, दूसरे पे टाटा मोटर्स, तीसरे पे अमेजॉन, चौथे पे जियो और 5वें पे है एप्पल। अगली न्यूज़ है हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा जो है वो अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा जो और सर्विसेज हैं उसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगली न्यूज़ है पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिए जस्टिस आलिया नीलूम, ये जो हैं पहली चीफ जस्टिस बन गई हैं लाहौर के हाई कोर्ट की और इस पोजीशन को होल्ड करने वाली ये पहली वुमेन है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट
और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो गोवा में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अलॉन्ग साइड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगली न्यूज़ है कि जो गीतानाथ नौसेदा हैं ये दूसरी बार लिथुआनिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेक्स्ट है सुमन सिन्हा। सुमन सिन्हा जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एलियंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के चेयरपर्सन। अगली न्यूज़ है एक बुक के बारे में, बापू इन बिहार गांधीज पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रुथ। ये किताब जो है वो पब्लिश की गई है अनिल कुमार जी के द्वारा, जो कि चीफ पोस्ट मास्टर हैं बिहार पोस्टल सर्किल में। नेक्स्ट है रोबर्टा मेट्सोला। ये जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की दूसरी बार प्रेसिडेंट जो हैं वो चुनी गई हैं। नेक्स्ट है जो इलॉन मस्क हैं टेस्ला के सीईओ, इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो है हेडक्वार्टर को अपने रिलोकेट कर रहे हैं। जो स्पेस एक्स कंपनी है और जो एक्स ट्विटर जो था वो उसको जो है उसका हेडक्वार्टर चेंज कर रहे हैं और चेंज करके टेक्सास में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।